मायावती अगर अकेले लड़ेंगे तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इंडिया गठबंधन में मायावती आती तो क्या बहुत बड़ा डेंट होता बीजेपी के? भागे खुल जाते। कैसे? बुआ जी कह के आप बहुत कुछ बता सकते हैं, उनको जाना चाहिए ना। उनको डर सता रहा था कि गेस्ट हाउस वाले का डर सता रहा था। वो अपने कार्यालय में भी असुरक्षित महसूस कर रही थी, उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। कल ही उनके भतीजे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। वो बीजेपी के बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। मायावती भले ड्राइंग रूम से करें या बेडरूम से पॉलिटिक्स करें, लेकिन उनकी पकड़ जनता के बीच है। भविष्य देखते आप मायावती का। ये जो जाटव वोट बैंक है, जो 8 से 10% जिसकी आबादी है यूपी में, वो मायावती का साथ छोड़कर नहीं जाएगा। लोगों को पता है कि हमारे लिए कौन सही नेता है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। अरे कितने दलित नेता बनेंगे देश में? नहीं तो राहुल गांधी मोदी जी तो कहते जिस परिवार से आते हैं कि 4 ही जाति है, वो गरीब जाति को सबसे ऊपर रखते हैं। वो उसमें हिंदू मुस्लिम दलित ये सब देखते ही नहीं। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी की बातों में जाएंगे तो सुबह से शाम खत्म हो जाएगी, मोदी जी की कहावतें खत्म नहीं होगी। 2024 में दलित किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे या फिर मायावती को वोट देंगे? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आशीष, 2024 का चुनाव मायावती के लिए डू और डाई का चुनाव है। साफ तौर पर मायावती जिस तरीके से अब सक्रिय नहीं रही है, उसको देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है मायावती सियासत के अपने आखिरी दौर से गुजर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव पर हम नजर डालेंगे तो मात्र एक विधानसभा सीट जीत सकी, और अगर 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालोगे तो वहां पर सिर्फ मायावती को एक भी लोकसभा सीट नसीब नहीं हुई थी। वो तो भला हो अखिलेश यादव का कि उन्होंने मायावती से गठबंधन किया और उनको दोबारा से सत्ता मिलाई, वो सत्ता का स्वाद चखाया। लेकिन जब 2019 में वो 10 सीटें तो जीत गई, लेकिन आज के दौर पर जब आप नजर डालोगे ना तो उनके ज्यादातर जो सांसद हैं विरोधी। मैं इस सवाल को आगे ले जाता नविंदु, आपके पास आता हूं मैं। उन्होंने कहा कि 10 सीटें आई। अखिलेश ने बोला कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया बीएसपी को, लेकिन एसपी को जो वोट बीएसपी के वोटर का आना था वो नहीं मिल पाया। तो इस बार तो अलायंस भी नहीं है, तो इस बार तो 10 की राह भी मुश्किल हो जाएगी मायावती की। देखिए विजन, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में हर नेता का एक दौर होता है। मायावती अपने सियासी करियर के अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी हैं और हमने देखा कैसे 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर भी गिरा। 14 में तो जैसे आशीष ने बताया कि 0 और 19 में 10 सीटें जीती। लेकिन मायावती ने जो 10 सीटें जीती उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव का था। वोट ट्रांसफर की बात जो कही बिल्कुल 100% सच कही, क्योंकि एसपी की सिर्फ 5 ही सीट आई और बीएसपी की 10 सीट आ गई। कई जगह पर हमने देखा कि एसपी के नेताओं ने खुलकर वोट दिया, यादव ने, मुस्लिम ने, उनके जो कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन मायावती का वोटर ट्रांसफर नहीं हो पाया और इसका एक बड़ा कारण नरेंद्र मोदी रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दलित के बीच में अपनी एक जगह बनाई है, उसकी बात करें तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तमाम लाभ हैं। दलित के बीच में नरेंद्र मोदी ने कोई जगह नहीं बनाई। जो जिस तरीके से पहले जाति आधारित पॉलिटिक्स होती थी, उन्होंने धर्म आधारित पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी ने या फिर जो भी सियासी दल है उन्होंने इस तरीके से उसे गढ़ दिया है। तो वोट कैसे मिला फिर उनको? भूल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। आपको नहीं लगता है कि 2017 के बाद बीजेपी के लिए वोट दिलाने का काम योगी जी? तो लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है ना। विशेष पे जाओगे तो मुद्दों से भटक जाओगे। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो जातिगत आधारित राजनीति थी वो धर्म आधारित राजनीति में अब पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। जो तमाम जातियां छोटी मोटी, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे कुछ भी कुर्मी वोटर हो, कुछ भी हो, वो एक खेमे में बांट दिए गए हैं। वो या तो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। इसी आधार पर उनके बीच में जाया जाता है, उसी के आधार पर सियासतदान जाते हैं और जनाधार अपना तय करते हैं, सेट करने की कोशिश। बीजेपी का आरोप है नविंदु कि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि मायावती जमीन की राजनीति नहीं करती हैं, वो ड्राइंग रूम की राजनीति करती हैं, वो ट्विटर की राजनीति करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती। अगर कोई प्रतिक्रिया देनी है राम मंदिर पे भी तो वो क्या करेंगे? ट्वीट कर देंगे। मायावती पे कोई कितनी भी बड़ी टिप्पणी कर ले, लेकिन पूरे देश पे अगर नजर डालोगे इस वक्त मायावती से बड़ा कोई भी दलित नेता इस वक्त पूरे देश में नहीं है। देखिए वो चंद्रशेखर का नाम चल रहा है, जिनको चंद्रशेखर रावण भी कहा जाता है, लेकिन वो भी पश्चिम यूपी तक ही सीमित है। उनका भी जनाधार जमीन एक सीट नहीं जीत पाए विधानसभा में, वो आज तक उनका भी जनाधार उतना नहीं जो मायावती का। मायावती भले ड्राइंग रूम से करें या बेडरूम से पॉलिटिक्स करें, लेकिन उनकी पकड़ जनता के बीच है, उस कोर वोटर पर है जो उनकी पार्टी को वोट देता है। 2019 में साफ तौर पर साबित हो गया। अखिलेश का जनाधार बट गया, लेकिन माया के जो वोटर्स थे उन्होंने माया को वोट दिया, अखिलेश को नहीं दिया। और अगर छिटक गए जहां पर उन्होंने नहीं देना चाहिए कि गठबंधन को वोट दे, वहां बीजेपी के साथ चले गए। नहीं, ये सबसे बुरा दौर है नविंदु, क्योंकि जीरो पर आ जाना एक ऐसी पार्टी को जिसके पास एक तमगा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीएसपी को उतने वोट मिलते हैं हमेशा से कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन
एक विधायक आना, 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं यूपी में, और एक विधायक आना उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है क्या नवेंदु? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती हो सकता है ओवैसी के साथ आ जाए, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते कि जिस तरह से मायावती का बीजेपी के साथ जो उनका रिश्ता रहा वो बहुत खराब नहीं है, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से, मतलब चुनाव से पहले मायावती बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन आपने जो बात कही कि मायावती आज के दौर में सबसे बड़ी दलित नेता है, यूपी के इतिहास में भी वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री दलित के रूप में रही है, लेकिन आज के दौर को समझिए। आज आप ये जान लीजिए कि यूपी हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहां बड़ी संख्या में लोग किसी भी जो प्रदेश के नेता हैं उनसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को मिलते हैं, और उसका कारण है जन कल्याणकारी योजनाएं। मैं अभी बिहार से आया हूं, मैंने कई लोगों से बात की, बिहार में कई लोग, सबका यही कहना है कि लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन्होंने दलित की राजनीति की, लेकिन दलित के उत्थान के लिए उतना बड़ा कार्य नहीं किया। शायद इसीलिए मायावती को दलित का नेता कहा गया, उन्होंने दूसरी जाति में अपना पैठ नहीं बनाया। एक है इसमें कि काशीराम की जो विरासत थी वो मायावती के पास है, मायावती ने उसको आगे बढ़ाया, सत्ता भी मिली, लेकिन उन्होंने परिवार के बाहर किसी को नहीं देखा। अभी भी जो है आकाश आनंद ही है सब कुछ। काशीराम की जितनी भी विरासत थी उससे बड़ी मायावती की आज के दौर में कायनात है। काशीराम की विरासत थी जिसने उनको जड़ें दी सियासत में, अपनी जड़ जमाने की, लेकिन अटल जी ने दी, मोदी जी उनकी कायनात उससे बड़ी है। अब इसमें काशीराम की भी वही स्थिति है जैसे आडवाणी जी। गौर करना चाहिए, भले आप बोलो कि मायावती का आखिरी चुनाव है, मायावती के साथ जो कोर वोटर है उसकी जो आबादी है यूपी में 8 से 10% के आसपास है, जो कि जाटव वोटर है। वो कहीं भी नहीं छिटकता है, वो मायावती के साथ ही जाता है। गैर जाटव जो दलित वोट बैंक है वो 10 से 12% है, वो इधर उधर छिटक जाता है, जिसको अखिलेश में पीडीए के सारे जिस पर दांव खेलना चाह रहे हैं, लेकिन जाटव वोटर उन्हीं के पास जाता है। और अगर जो गैर जाटव वोटर है वो भी अगर मायावती के साथ आ गया, 2019 में कुछ हद तक आया था, अगर फिर से आ गया तो मायावती फिर से खेल कर, फिर से कैसे आएगा? आपको क्या लगता है मायावती ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से वोटर और दूसरे तबके के जो मायावती को आके सीधा 10-15 सीट जितवा देंगे? तो मायावती ने 2019 में ऐसा कुछ नहीं कर दिया था। 2019 में मायावती ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया था, 10 सीटें आई, दौलत की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी है। बार बार ये कहा जाता है कि वो तो उनको पैसों से प्यार है, वो टिकट बांटती है, दौलत की बेटी उनको कहा। बीजेपी ने कल ही उनके भतीजे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, केंद्र की सरकार ने दी है, तो आप इससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती का रिश्ता जो है वो बीजेपी से बहुत खराब नहीं है, और वो बीजेपी के बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों से रिश्ता कभी भी किसी का खराब नहीं होता, जो खराब रखते हैं वो सियासत में हाशिए पर चले जाते हैं। इसलिए सत्ता, अब जयंत चौधरी का उदाहरण आप देख सकते हो। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने उनको उस दौर में राज्यसभा भेजा जब उनकी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन जब वक्त आया 2024 लोकसभा चुनाव का तो वो पाला बदल कर पहुंच गई बीजेपी के खेमे में। तो सत्ता का खेल ही ऐसा है कि भाई जो सत्ता में बैठा उससे आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी, वरना कब सीबीआई नोटिस दे दे, कब ईडी नोटिस दे दे। ऐसा विरोधी दल कहते हैं कि भाई ये जाति तौर पर या निजी तौर पर ये नोटिस दिलवाए जाते हैं। नहीं, इससे सीबीआई ईडी की बात आपने की 2019 नहीं 24 में जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उसका दूसरा पहलू तो देखिए, उनके जो दादा हैं उनको भारत रत्न दिया गया सम्मान, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव, कितने बड़े नेता यूपी के मुख्यमंत्री रह गए, किसी ने इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया ना। 2014 के बाद से एक चीज बदली है कि दलित वोटर्स पर जो बीजेपी की निगाह है वो ज्यादा तेज हुई है। पहले बीजेपी उस चीज की परवाह नहीं करती थी, लेकिन आरएसएस ने दलितों को जोड़ा, ओबीसी को जोड़ा, अगड़े तो पहले से ही बीजेपी के साथ थे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बीजेपी के लिए जीत की कहानी बार बार। बीजेपी की जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो, इस कॉम्बिनेशन का काट करने के लिए अखिलेश ने गढ़ा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जिसको अगड़ा करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो तबका है जो पीडीए के दायरे में आता है वो करीब करीब जो वैलिड वोटर है यूपी का उसके 90% आबादी है। और अखिलेश बार बार चीख कर बोल रहे हैं कि भाई ये जो पीडीए है वो साफ तौर पर बीजेपी से खफा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अगर बीजेपी से इतना खफा है और अखिलेश के समर्थन में है तो अखिलेश के समर्थन पर अखिलेश को राहुल गांधी से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, 3 उम्मीदवार होते हैं, उसमें पीडीए दिखाई नहीं देता, सलीम शेरवानी छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप एमवाई वोटर को साध रहे हो, कम से कम एफ और अल्पसंख्यक उसमें दिया गया है, तो एक मुस्लिम नेता तो होना था वहां पर। अखिलेश ने जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, कि जो जा रहा है उसे तो कोई नहीं रोक सकता। आप उसको वो दांव या फिर वो चीज दे ही नहीं सकते जो उसको उस तरफ जाकर मिल रही है। अखिलेश यादव साहब तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे भाई सबको सबका पैकेज मिला हुआ है, अब आप लोग बताइए किसको क्या पैकेज मिला, वो चुनाव बाद पता चलेगा किसको क्या मिला हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आती
तो क्या बहुत बड़ा डेंट होता है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए इतना बड़ा डेंट होता है कि बीजेपी की धागे खुल जाते हैं। कैसे? 19 में तो देखा, 7 में थी इंडिया- मायावती, नहीं, अखिलेश राहुल और साथ राहुल में भी थे। मिलते हैं, तो अगर राहुल नहीं तीनों के साथ वोट थे। शेयर भी आप जोड़ेंगे तो क्या वो बीजेपी को हरा देगी? बट नवेंदु एक जब बात, खाली 2 मिले थे एक तब बात ये 10 से ज्यादा सीटों सच्चाई में है, गए थे। 6% वोट है, सिर्फ बहुत 10 से बड़ा- ज्यादा सीटों में एक वोट डाली ना, 15 से बहुत बड़ा 15 सीटें सच जीत ये गए है थे। कि भारत की राजनीति में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोग मानते हैं कि बीजेपी लगातार जीत रही है, लेकिन वोट शेयर जो है वो 51% नहीं है, यानी कि विपक्षी पार्टियों के अगर वोटों को मिलाया जाए ज्यादा है तो वो बीजेपी पे भारी पड़ सकते हैं। सियासत में वो नहीं जीतता है जो सबसे मजबूत होता है, सियासत में वो जीतता है जो सियासत के खेल को समझता है, जो वक्त पर सियासत को भांपकर अपने गुटियां सेट कर देता है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो ओवैसी साहब कहीं भी जाते हैं, जब भी वो किसके लिए काम करते हैं? बोलने के लिए बोल दे कि इस दल के लिए करते हैं, अपने जो मुस्लिम आबादी है उनके नेता बनना चाहते हैं, तो लेकिन वो जहां से काम करते हैं, नहीं तो इसी तरह मायावती बीजेपी के लिए काम अभी करती ओवैसी है। की बात कर रहा हूं जी। ओवैसी साहब जहां पे भी जाते हैं, जो छोटे मोटे दल होते हैं, जो भी मतलब बीजेपी के सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं, उनके वोट बैंक को बांट देते हैं, वो मुस्लिम आबादी अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे फायदा किसको सीधा तो पहुंचता है? मायावती भी तो वही कर रही है, अकेले चुनाव लड़ेंगी, वोटों का बिखराव बिखराव होगा, होगा, इंडिया हाँ। हार जाएगा। ओवैसी और मायावती में कितना मुसलमान फर्क है? वोटर भी हैं उनके कुछ प्रतिशत। हाँ, मायावती और ओवैसी में कितना फर्क है? क्यों ना इनको बी टीम कहा जाए? इस फर्क को मिटाने की कोशिश हो रही है, जैसी खबरें हैं कि दोनों साथ में आने वाले हैं, अच्छा। ओवैसी और मायावती। तब तो बीजेपी तो बिहार की राजनीति में तो इसका दलित डेढ़ वोटर्स सीधे जो तो है इंडिया को पहुंचेगा। वो बहुत बिखराव है वहां पर, जने वहां पर पॉकेट में नेता है, एक नेता सर्वमान नहीं है। बीएसपी को वहां भी वोट मिलते हैं, बीएसपी को एमपी में भी वोट मिलते हैं, हरियाणा में BSP मिलते को हैं, राजस्थान में हरियाणा, मिलते हैं, राजस्थान दिल्ली में वोट मिलते हैं। लेकिन वो वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे। देखिए, कहां कमी रह जा रही है? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दलितों का भी टुकड़ा कर दिया, दलित से महादलित बना दिया। नीतीश कुमार की बात मत करिए, वो बात करने योग्य व्यक्ति भी नहीं है। नहीं, बात करने योग्य तो उनकी तो सीटें भी आई, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी 0 सीटें आई हैं, तो फिर उनपे भी बात नहीं होना वो चाहिए। इतना भटकते नहीं है ना इधर उधर। भटकने की बात नहीं है, वो अखिलेश यादव भी बहुत सारी ऐसी बातें बोल देती तो हैं, मायावती ने लेकिन आज मायावती ने मानना कांग्रेस पड़ेगा के साथ आपको। भी अलायंस किया हुआ है, एसपी के साथ भी अलायंस किया हुआ है, बीजेपी के साथ भी अलायंस किया हुआ है, तो ये तो तमाम नेता तो गिरगिट हुए। इनमें से कौन सा दल है लेकिन बीजेपी ने जिसके ये- साथ कोशिश ना की वो अलायंस ये करने बात की, या आप फिर बोल ना रहे हैं कि किया? नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने कांग्रेस जिन्होंने को। सबको एक मंच पर लाया था, और फिर जब मंच सज गया तो नीचे से मायावती मंच गिरा के भाग गए। मायावती उस मंच पे मंच क्यों सज नहीं गया तो आई? मंच गिरा के भाग गए इंडिया नीतीश के कुमार। मंच पर मायावती क्यों नहीं आई? आशीष, उनको आना चाहिए था। वो अगर मंच एक था, वो उसमें विपक्ष दूल्हे की कई थे, राजनीति करती पता ही तो नहीं उनको चल रहा आना था उस चाहिए मंच था। पे। अगर मायावती का प्रतिनिधि होता तो बाकी जाके ये सवाल पूछ लेता और आपको उसका जवाब भी दे देता। आप यूपी से आते हैं, यूपी में 2 रीजनल पार्टियां हैं सबसे बड़ी, पहली है बीएसपी, दूसरी है एसपी। बीजेपी में वर्तमान में सिर्फ 2 बड़ी पार्टियां हैं, पहली है बीजेपी, दूसरी है सपा। वर्तमान सिनेरियो ये है जो पर इतिहास राष्ट्रीय था, वो पार्टी इतिहास है में दबा हो गया। BSP, राष्ट्रीय पार्टी होगी, के साथ में। होगी, अभी जमीन आप पर बोल नहीं रहे है। थे कि क्या लगता बीएसपी है? बड़ा नहीं है। दांव खेलेगी, बीएसपी बड़ा आपको इंपैक्टफुल नहीं होगी। लगता है कि मायावती बीजेपी के लिए सारे चीजें सेट कर देती है? जब बुला रहे हैं उनको बुआ जी कह के, ये तो मायावती बता सकती, मैं नहीं बता। अरे बुआ जी कह के आप जब बहुत अखिलेश कुछ बता बुला रहे सकते हैं हैं तो उनको मायावती के जाना बारे में। चाहिए ना, अपने भतीजे के पास जाना चाहिए। नहीं, आकाश उनको डर भतीजा सता है तो उनको डर सता रहा था कि सपा गेस्ट से हाउस कॉल अखिलेश का डर भतीजा सता रहा था। है। वो अपने कार्यालय में भी असुरक्षित महसूस कर रही थी, उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। लेकिन जब 2019 में मुलायम सिंह यादव के साथ, वही मुलायम सिंह यादव जिनको मुख्य आरोपी बताया जाता है गेस्ट हाउस कांड का, उस दौर में उनके साथ मंच साझा करती, तब उनको डर नहीं लगता, लेकिन अब डर लगता है। आपके कहने का मतलब है मायावती डर गई? ये वही मायावती कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। ये वही मायावती है जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बेघर कर सवाल दिया मेरा था। आप दोनों से है कि सतीश मिश्र जो उनके थिंक टैंक माने जाते हैं, तो सारी रणनीतियां उनके लिए बनाते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कोई अलायंस नहीं करवा रहे। देखिए क्या कहां पर है वो? सतीश मिश्रा जो थे वो आकाश आनंद आ गए सोशल ना, मीडिया अब क्यों इंजीनियरिंग दूसरे के लिए दिखेंगे? उनको जाना जाता था। सोशल मीडिया नहीं, उनको सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था। लेकिन जो ब्राह्मण कार्ड मायावती ने खेला था 2012 के दौर में, उसके मतलब नायक के तौर पर उभरे थे सतीश मिश्रा, लेकिन वो फिर आगे काम नहीं आया, तो वो पत्ता जो इस्तेमाल कर लिया मायावती ने, सतीश मिश्रा, अब वो बैठे हुए हैं घर में। नायक के तौर पर मतलब उन्होंने काफी हद तक जो ब्राह्मण वोटर्स है उसके बीच में बीएसपी का जनाधार तलाश के दिया था मायावती को, इसलिए उनको मतलब बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और उस वक्त एक माना भी सीट उस वक्त माना भी जाता था 2012 से मेरा एक सवाल है, क्या भविष्य देखते हैं आप मायावती का? क्या यूपी में उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा या वो भी छिटक कर एसपी और बीजेपी के पास? देखिए, जो जाटव वोट बैंक है, जो 8 से 10% जिसकी आबादी है यूपी में, वो मायावती का साथ छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे उनके सामने चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो। लेकिन जो गैर जाटव वोटर है वो साफ तौर पर बीएसपी से भटकेगा, वो बीजेपी में भी जा सकता है, वो अखिलेश की पीढ़ी के नारे का भी साथ दे सकता है, वो राहुल के साथ जो न्याय का उनका पैगाम है उसको भी अपना सकता है और मोहब्बत की दुकान में भी जगह ले सकता है। इसी सवाल को मैं आपके पास लेके आता हूं नवेंदु, आपको नहीं लगता है कि परिवार के बाहर देखना चाहिए था?
यही वजह है कि सपा भी सिमटती जा रही है और कहीं ना कहीं बीएसपी का भी वही हाल हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं चंद्रशेखर पे बता दूं कि एक विधायक आज तक जिता नहीं सके हैं, वो खुद को बहुत बड़े नेता मानते फिरते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पहले कभी किसी चुनाव में पड़ा है, ना आने वाले किसी चुनाव में तो पड़ेगा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ेगा जिससे कि सीट जीती जा सके। जो प्रभाव दिखे ही ना, वो किस बात का प्रभाव, बात तो वही है ना। तो होता है। और फिर जहां तक मायावती का बात है, तो मायावती इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी वो बहुत बड़ी नेता है। सही कहा, लेकिन राजनीति एनजीओ नहीं है कि 4 लोग मजमा लगा दिया, अगर वोट ना आए तो मजमा किस काम का दोस्त। और जहां तक मायावती का बात है, आज भैया वो योगी के सामने ताल ठोक रहे थे, उनका हश्र क्या हुआ? वो अपने आप को बहुत बड़ा दलित नेता मानते हैं, चंद्रशेखर रावण। तो जेल में डाल तो दिए गए। अरे कितने दलित नेता बनेंगे देश में? लोगों को पता है कि हमारे लिए कौन सही नेता है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। वो दौर चला गया। सही नेता कौन? मैं आपको क्यों बताऊं, देश की जनता जानती है किसको वोट देती है, वो चुनाव में दिख जाता है कौन किसका नेता है। घर बैठे बहुत सारे सिर्फ नामों से नेता बड़े नहीं होते हैं। नहीं तो राहुल गांधी भी जिस परिवार से आते हैं कि 4 ही जाति है, वो गरीब जाति को सबसे ऊपर रखते हैं, वो उसमें हिंदू मुस्लिम दलित ये सब देखते ही नहीं। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, मोदी जी की बातों में जाएंगे तो सुबह से शाम खत्म हो जाएगी, मोदी जी की कहावतें खत्म नहीं होगी। नहीं तो आपको नहीं लगता कि अगर फ्री का घर मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, तो दलितों को भी मिल रही है यूपी में? सबको मिल रही है भाई, तो फिर सबको मिल रही है। वही तो बात है ना, एक समय मायावती रही, एक जाति का उन्होंने विकास किया। लोग आज देख रहे हैं कि एक ऐसे नेता आए हैं जो हर जाति का विकास कर रहे हैं, हर तबके का विकास कर रहे हैं। और आज के दौर में जहां देश के लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उनको पहले विदेश में साक्षरता दर पहले से बढ़ी कि नहीं? बताइए ना। पहले साक्षरता दर बढ़ी है कि नहीं? जितनी भी है बहुत है, पहले कितनी थी? जितनी भी है बहुत है। आप ये बताइए। एक बात तो सही है कि लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो ये डिफरेंस करने में सक्षम हो जा रहे हैं कि हमारा नेता कौन है। मायावती कितनी पढ़ी लिखी है? राजनीति करने वाले मायावती कितनी पढ़ी है आप बताइए। मसला ये नहीं है कि कौन कितना पढ़ लिख रहा है, बात ये है कि पहले ये जो चीख कर अब ये बताई जा रही है, उनको बताया जा रहा है जनता को, भाई आपका ये मुद्दा है। पहले जो नेता थे वो सीधे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मोदी जो है एक इतने बड़े ब्रांड है कि वो सीधे अपने आखिरी व्यक्ति जो लगा हुआ है उनके सामने लाइन में उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। वही तो बात है, उसका माइंडसेट भी पढ़ ले रहे हैं, उसको भांप भी ले रहे हैं। आप बताइए देश की राजनीति कहां जा रही है? मोदी जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे, और ये लोग बोल रहे हैं जाति जनगणना कराएंगे। देश आगे जाने की सोच रहा है, ये लोग पीछे लेके आ रहे हैं। हाँ देखिए, वो तो 5 ट्रिलियन तो सपना है, वो कब सच होगा वो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जो जातिगत जनगणना की जो आपने बात की है, वो मुद्दा जोर पकड़ रहा है। वो खाली विरोधी नहीं बोल रहे। 5 स्टेट में 5 चुनाव हुए, उसके नाम पर वोट ही नहीं मिला। अरे आपको यूपी का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई सही से जातिगत जनगणना करा सकता है, वो बीजेपी करा सकती है। अखिलेश यादव लगातार मांग उठा रहे थे। अब जब से न्याय यात्रा लेके राहुल गांधी घुसे थे यूपी में, उन्होंने भी उसी मुद्दे को छेड़ा, तो साफ तौर पर बीजेपी भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन आप कांग्रेस को वोट नहीं मिले ना उसके नाम पर। कांग्रेस ने जिस आदमी ने ढोल पीटा जाति जनगणना का, वो तो बीजेपी की गोद में आके बैठ गया। आप क्या बोलेंगे? उस आदमी तो मैंने पहले ही कह दिया, मैं उसके बारे में बातें नहीं करना चाहता हूं। ये बताइए, जो आदमी सबसे, मैं भी उसी आजाद देश का नागरिक हूं, मेरी मर्जी होगी उस पर बात करूं। जो आदमी सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना आज के समय में कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं ओबीसी कितने सेक्रेटरी हैं, 60 साल उनकी सरकार ने कितने सेक्रेटरी दिए देश को ओबीसी और दलित। नरेंद्र मोदी जिनको अपने पास में बिठा रहे हैं, आप जिनकी बात करते हैं अक्सर नरेंद्र मोदी की, और वो कह रहे हैं कि मेरे लिए मायने नहीं रखते नीतीश कुमार आखिरी दौर से गुजर रहे हैं सियासत के। तो मायावती का भी आखिरी दौर है, मायावती का भी आखिरी दौर है। मायावती का आखिरी दौर तो 2019 में भी कहा गया था, 42 एमएलए हैं बिहार में भी होता है ना। मायावती आखिरी दौर से 2019 में भी गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसी पलटी मारी कि सब चित्त हो गए। आशीष थमा था, वो खुद बाद में समझ गए, मैं तो बबू रह गया। किसी की तुलना ही नहीं है, नीतीश और मायावती की कोई तुलना नहीं है आज के समय में। नीतीश के 16 सांसद, मायावती की कोई तुलना नहीं होती, तो आप इसमें डिबेट ही नहीं कर रहे होते। अभी नीतीश के 16 सांसद हैं, 45 विधायक हैं, मायावती शून्य, लड्डू एक विधायक किसी तरह जीत गए और 10 सांसद हैं। इस बार देखिए क्या होता चुनाव में। अगर अखिलेश और मायावती अलग अलग लड़ते, पिछले बार जैसे लड़े थे, तो अखिलेश की वजह से उनको 10 सीटें आ गई। अगर इस बार मायावती का खाता तक नहीं खुलेगा यूपी में। 80 सीटें हैं, आपका क्या असेसमेंट है? मायावती कितनी सीटें जीत सकती है? इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मायावती अभी घर से बाहर निकली आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मैं पैरोकार नहीं हूँ। अगर मैं पैरोकार होता तो मसला अलग होता है। मायावती की पार्टी में पैसे टिकट। आप बताइए 80 में से मायावती का स्टैंड करती है?
लड़ेंगे? मुझे तो लगता है इस बार भी मायावती अगर अकेले लड़ेंगे तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि वोट कटुआ की भूमिका निभाएगी, और उनके जो वोटर्स हैं वो जब मायावती को वोट देंगे तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, और बीजेपी मिशन 80 की तरफ से आराम से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपने सुना मेरी तरफ से जो आप पूछ रहे थे 0 से 5 के बीच में सिमट सकती है मायावती, ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 0 से तो नीचे जाएंगे नहीं। समाजवादी आपने सुना दोनों को सुना कि 0 सीट आ सकती है, यानी कुछ भी नहीं होने वाला है मायावती का, 5 सीट भी आ सकती है, आशीष का कहना है। और अगर अलायंस होता तो शायद कुछ सीटें मिल जाती, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यूपी में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए क्या मिशन 80 को, माफ कीजिएगा, मिशन 80 को कामयाब बनाने में मदद करेगा या नहीं, ये देखना सबसे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे 19 में बीएसपी को एसपी का फायदा मिला, वैसे इस बार कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हो सकता है कांग्रेस जो किसका, एसपी का, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन कर रही है कांग्रेस पार्टी का, हो सकता है 1-2 सीट। कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा, कांग्रेस पहले से ही कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है। रायबरेली तो ऐसे भी वो हार रहे थे, कांग्रेस की दुकान पहले से बंद हो चुकी है, एक ही उनकी दुकान खुली थी रायबरेली में, जहां से जो उनके दुकानदार थे उठ के चले गए हैं। वहां पर कौन बैठेगा दुकान पे, अभी तो यही सवाल है। चलिए, तो यही इस चर्चा को विराम देते हैं। मायावती का वोटर बीजेपी को वोट करेगा, कांग्रेस को वोट करेगा, या फिर से मायावती के चरणों में आएगा, ये तो 2024 के नतीजे ही बताएंगे। नमस्कार।